और इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर निकुल पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक वत्स जी सीनियर लीडर है बीजेपी से, बहुत इस्तकबाल है। गौरव छात्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत इस्तकबाल। और पॉलिटिकल एनालिस्ट निरंजन पोडार जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। निरंजन जी, आपका जो सियासी या तज्जिया है वो बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि आप यहां पर किसी एक पक्ष की तरफ बोलते हुए नजर नहीं आएंगे, सियासी आकलन आपने किया होगा। क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनावों के जो मुद्दे हैं वो बुनियादी चीजों से, तरक्की की चीजों से आप भटक रहे हैं? क्या है इस बात के मायने और क्या है ये इशारे? देखिए सहबाजी, जिस इको आ रही है, थोड़ा सा ठीक करवाइए। ठीक है। देखिए सहबाजी, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। आज कदाचित ये जो जुमला है, इस जुमले को तमाम राजनीतिक पार्टियों ने आत्मसात कर लिया है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज समझ लीजिए 21वीं सदी है और 2024 का जो चुनाव भारत लड़ रहा है, यानी कि भारत एक हिसाब से समझ लीजिए अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अंदर प्रवेश कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 75 वर्षों के बाद में भी यहाँ पे धर्म, जाति, संप्रदाय या यूं कहें वर्ग विशेष के हिसाब से अगर चुनाव होते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये मेरे हिसाब से जो भारत की जो मूल समस्या का कारण भी यही है। और यहाँ पे इसके अंदर सबसे बड़ी जो जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक विडंबना ये है कि जो चीज, देखिए कोई भी व्यापारी है वो अपनी दुकान उसी चीज की लगाएगा जिस चीज का माल बिकता है। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के अंदर धर्म, जात पात और ये जो चीजों जो बिकती हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां मेरे हिसाब से इन चीजों को लेकर के अपना लास्ट के अंदर जो अपना होलसेल की और जिसको कहते हैं अपनी सेल लगा देती हैं कि भाई जब शुरुआत होती है मुद्दों से और उसके बाद में चुनाव आते आते और अंतिम समय तक, तो आप ये मान के चलिए कि जो मुद्दे होते हैं, जो जनता के वास्तविक जो धरातल वाली जो चीजें होती हैं वो गोंड पे चली जाती हैं और ये सारी की सारी चीजें बिकना चालू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरे हिसाब से जितनी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं, कम से कम उतनी ही जिम्मेदार मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की आवाम भी है। क्योंकि जब हम हिंदू पे, मुसलमान पे, बनिए पे, ब्राह्मण पे, ठाकुर पे, उस पे जातिवाद के ऊपर या धर्म के ऊपर हम वोट देंगे, तो निश्चित रूप से ये तो जो राजनीतिक दल है ये भी अपने आप में एक व्यापारी है, तो इनका तो जो माल बिकेगा ये तो उसी की दुकान सजाएंगे। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि जो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि जो हम इन चीजों के बीच में कंपटीशन करते हैं, यानी कि राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं, कि इन चीजों में जो इनकी प्रतिस्पर्धा होती है, या यूं कहें कि जो गलत बयानी में जो प्रतिस्पर्धा होती है या फुहड़ बयानी में प्रतिस्पर्धा होती है, उसकी बजाय विकास की तरफ प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं होती? और विकास की तरफ प्रतिस्पर्धा का मतलब कि भाई मैंने 1 किलोमीटर की रोड बनाई, मैं 1.5 किलोमीटर की रोड बनाई, मैंने ये 5 किलोमीटर की रोड बनाई, इसने इतना सेवा कार्य किया, हमने इतना सेवा कार्य किया। ये इस तरीके से जो अपनी एक प्रतिस्पर्धा है उसको अगर इस तरफ ले जाए तो भी मेरे हिसाब से चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य है या यूं कहें कि विडंबना है कि जो जनता खरीदती है वही व्यापारिक, ये जो राजनीतिक व्यापारी है वही चीज ये बेचते हैं और कहीं ना कहीं घूम फिर करके चुनाव फिर जातवाद पे या संप्रदाय पे, और इसके अंदर कोई भी दूध का धुला नहीं है, चाहे आप किसी को भी कह लीजिए, क्योंकि कोई यहाँ धर्म संप्रदाय बेच रहा है तो कोई यहाँ पे जातवाद बेच रहा है। वरना मेरे हिसाब से मुद्दा एक ही होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति समाज के अंदर अंतिम छोर पे बैठा हुआ है या जो अभी तक अवसरों से जो वंचित है, उसको कम से कम ऐसे अवसर प्रदान करेंगे कि वो अपनी योग्यतानुसार अपने जीवन को सुखी और अपने जीवन को समृद्धशाली बना सके। मेरा तो ये मानना है कि इसके ऊपर सारा का सारा फोकस राजनीतिक पार्टियों। लेकिन निरंजन जी, इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन है? आपने यहाँ पर आवाम का जिक्र किया, आवाम यही चीजें देखना चाह रही है, लेकिन ऐसे में जिम्मेदार कौन है? किसने ये सारे माइंडसेट तैयार किए हैं और ऐसा माहौल बना दिया है कि सीधे तौर पर जब आप चुनावी प्रचार में निकले होंगे, जब आपने देखा होगा जिस तरह से एक बिखराव और एक सेगमेंट बटा हुआ नजर आ रहा है, कैसे कैसे नारे लगाकर वोटों की अपील की जा रही है, आखिर इसके लिए अवाम जिम्मेदार है या ये सियासी पार्टियां जिन्होंने इस तरह के डिफरेंस को क्रिएट किया है? देखिए सहबाजी, हमारे यहाँ देश के अंदर
जब तक 1970-75 तक जो चुनाव होते थे उसके अंदर कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए इस तरीके की कोई बातें नहीं होती थी। उस समय बातें मुद्दों की होती थी, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से राजनीति दूसरी दिशा में गई, यानी कि जो वोट में और जो क्षेत्रीय पार्टियां जैसे अलग अलग राज्यों के अंदर उत्पन्न हुई, और उसके बाद में एक जिसको कहते हैं एक प्रतिस्पर्धा चली कि भाई हम इस वर्ग को खुश कर दे, हम उस वर्ग को खुश कर दे, इस वर्ग से यहां से इसको टिकट दे दे, यहाँ जाट समुदाय ज्यादा है, यहाँ गुर्जर समुदाय ज्यादा है, यहाँ पे बनिया समुदाय ज्यादा है, यहाँ पे ब्राह्मण समुदाय ज्यादा है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से शुरुआत वहीं से हुई, और उस समय जनता ने इस चीज को नकारा नहीं। आज भी जनता इस चीज को नकार नहीं है। आज भी मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि कोई भी व्यक्ति जो मत, आप हमारे हिंदुस्तान के अंदर 70% लोगों की धारणा ये है कि भाई हम तो फलानी जात के हैं इसलिए हमें अपने जात वाले को वोट देना है, चाहे वो जात वाला जो है वो उसके एक दिन भी उसके क्षेत्र में नहीं आए, वो उसके घर के सामने एक हैंडपंप भी ना लगाए, उस क्षेत्र के अंदर 5 साल दिखाई भी ना दे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जात वाले को वोट देना है। कहीं ना कहीं समस्या की जड़ यहीं से उत्पन्न होती है। और उसके बाद में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भाई जो जिस तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने एक जिसको कहते हैं तुष्टीकरण का एक सिलसिला शुरू कर दिया, तो अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसे वो 20% को खुश करने पे लगे हुए, तो भारतीय जनता पार्टी 80% की बात करने लग गई। और बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सियासी बयानबाजियां, ये सियासी मुद्दे बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। निरंजन जी, जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही हैं और जो चीजें आलोक वर्मा जी ने की, और इस पूरे आपने देखा होगा कि पिछले 10-15 सालों में जो चीजें निकल कर आई हैं, ऐसी चीजें जिनको पहले कभी नहीं देखा गया, मॉब लिंचिंग के मामले जिस तरह से देखने को मिले, क्या ये दंगों से ताबीर नहीं होंगे? और दीगर अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में जो कुछ हुआ, मणिपुर में जो कुछ हुआ, और संदेश खाली का भी चलिए जिक्र कर, चीजें ऐसी नहीं है जो कि असर पर हमारे देश के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कुछ भी होता है या एक भी प्राण अगर किसी के जाते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से आप देखेंगे देश के अंदर एक समझ लीजिए एक जुनून या एक जो जिस तरीके से एक लोगों के अंदर एक वो उत्पन्न हुई, जो घृणा उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत चिंता का विषय होनी चाहिए। और ये सब बहुत सोचने का विषय है कि भाई ये जो इतना जो वैमनस्य और इतनी जो घृणा लोगों के बीच के अंदर उत्पन्न हुई है, इसका कारण क्या है? इसके कारण के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसके अंदर केवल एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, दोनों पक्षों मतलब हर तरफ की बात मैं बता रहा हूं। और उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो बनती है उसके अंदर मैं बता रहा हूँ, राजनीतिक दलों के साथ साथ हमारे जो समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उनकी इसके अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि इस चीज का प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं सहबाजी, वहां पे आप मानिए कि एक बार जब मैं राजस्थान जो मेरा पुश्तैनी जो मेरा कस्बा है, मैं वहां पे पहुंचा तो वहां स्थिति बहुत गर्म, बहुत माहौल वहां पे तनावपूर्ण था। लेकिन और मेरा जो घर है वो आप ये समझ लीजिए वहां पे एक मुस्लिम एरिया में ही मेरा घर है। तो जब मैं वहां पे पहुंचा तो आप यकीन मानिए कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। लेकिन जब मैंने वहां जाकर के जो मेरे पिताजी के जो साथी थे, जो दोस्त थे, जो मुस्लिम समाज थे, वैसे मैंने कम से कम 8-10 बुजुर्गों को मैंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अपने घर के ऊपर ही मैंने एक पंचायत बनाई। और पंचायत बना करके दोनों पक्षों से, यानी कि जहां जहां जिसकी गलती थी उनको बुला करके वहां दंडित किया गया। और कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए वो मामला वहीं पे शांत हो गया। और जिस तरीके से मोब बन रही थी, अगर उस चीज के अंदर कहीं चूक हो जाती तो मेरे हिसाब से कहीं जाने जाती लोगों का बहुत माली नुकसान होता। तो इसके अंदर क्या है कि जब भी कहीं कोई दंगा फसाद या इस तरह की घटनाएं होती है, सहवाली जी आपको मैं बताऊं, ये एकाएक नहीं होती है। इसके लिए पहले वातावरण तैयार होता है। मैं ये कहता हूं कि उस समय 10 लोग इधर के और 10 लोग उधर के अगर जो शांति प्रिय लोग हैं अगर वो निकल करके आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं जो समाज कंटक लोग हैं, जो इस चीज के अंदर जो जहर फैलाते हैं या समाज के अंदर जो एक जिसको कहते हैं विश्वमन करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं रुकावट हो जाएगी। क्योंकि आज मेरा मानना है, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, आज भी मेरा मानना है कि जो अधिकतम जो लोग होते हैं वो शांति प्रिय और अमन पसंद लोग होते हैं। ही लोग होते हैं जो समाज कंटक और समाज के अंदर एक बदमाशी और जिसको कहते हैं अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है, हमारे यहाँ किसी महापुरुष ने कहा है कि जब जो
जिम्मेदार लोग हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो गैर जिम्मेदार और जो समाज के जो अराजक लोग हैं उनका कहीं ना कहीं बोलबाला हो जाता है। तो इसके अंदर एक तो कारण ये है। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी हमारी चर्चा चल रही थी, देखिए सहबा जी, हमारे देश के अंदर आज की तारीख में दुर्भाग्य यही है कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता अभी 15 दिन पहले तक जिस तरीके से सारी अपनी योजनाएं गिना रहे थे, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स की हो, एयरपोर्ट्स की हो, देश के अंदर सुरक्षा की हो, आर्थिक व्यवस्थाएं हो, लेकिन अभी ये चीज मेरे को अभी तक भी मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये अचानक इन्होंने अपना ट्रैक चेंज करके, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से बांसवाड़ा की रैली के अंदर एक बयान दिया और उसके अंदर खुला आप ये मान के चलिए कि वो दोबारा से उसी पिच के ऊपर, यानी कि हिंदू मुसलमान के पिच पे आ गई। इसकी क्या आवश्यकता थी? 10 वर्ष शासन करने के बाद। और निरंजन जी, उसके बाद से आप देखिए ना, जो दीगर लीडरान हैं, अभी तक कहा जा रहा था कि इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिल रही थी बयानबाजी में, लेकिन जब से पीएम ने ये राग छेड़ा उसके बाद से दीगर लीडर भी हर अलग अलग मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान का जिक्र आ गया, मुगल का जिक्र आ गया, शरिया कानून का जिक्र आ गया और दीगर चीजें देखने को मिल रही हैं। यानी ये पता चल रहा है और कहीं ना कहीं इससे आवाम के मन में तो एक कहीं ना कहीं आशंका पैदा हो जाएगी। केवल सहबारी जी, आप इसको आवाम से और भारत के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं देखें, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी कहीं ना कहीं हमारी किरकिरी होती है, हमारी ड्यूटी होती है। क्योंकि जब हम एक तरफ विश्व के अंदर ये डंका बजाते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 140 करोड़ लोग यहाँ पे प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी सरकारें चुनते हैं, और हमारे यहाँ तमाम धर्म, तमाम प्रकार की सभ्यताएं, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं, तमाम प्रकार की भाषाएं हमारे यहाँ समाहित है, और हमारे यहाँ एक जिसको कहते हैं एक गुलदस्ता है। जब ऐसी स्थिति को देखते हैं, यानी कि मैं विश्व बिरादरी की बात करता हूं कि जब चुनाव केवल और केवल, यानी कि प्रधानमंत्री पद के ऊपर सुशोभित कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की, यानी कि खुल्लम खुला इस तरीके की भाषा को लेकर के और इस तरीके के बयानों को लेकर के अगर चुनावी पिच पे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के अंदर भी कहीं ना कहीं किरकिरी होती है। और मेरे को ये चीज आज तक नहीं समझ में आई कि 10 वर्ष आपके शासनकाल को हो गए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने उज्ज्वला दी, हमने पानी दिया, हमने बिजली दी, हमने इतनी रोड बनाई, हमने इतने पुल बनाए, हमने इतने एयरपोर्ट चालू कर दिए, इतने एम्स बना दिए, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए, हमने कश्मीर के अंदर ये बना दिया, हमने पूर्वोत्तर में ये बना दिया, हमने दक्षिण में ये बना दिया। और दूसरी तरफ फिर आपको इस हिंदू और मुसलमान के पैटर्न पे आने के बजाय मेरे हिसाब से आप विपक्ष को काम के मुद्दे के ऊपर अगर आप घेरते, अगर उस पिच के ऊपर अगर आप खेलते, तो मेरे हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर भी भारत की साख बढ़ती, भारतीय जनता पार्टी की साख बढ़ती, और मेरे हिसाब से जो प्रधानमंत्री जी का जो कद है उस कद के अंदर और ज्यादा वृद्धि होती। मेरा तो ये बिल्कुल। और अभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।